नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि माइक्रो टीचिंग में क्या क्या गलती ना करें जिससे आपके अंक कट सकते हैं। मैंने लिख दिया क्लास 6 और वर्ग कौन सा है, उसके बाद वर्ग लिखना है और वर्ग के बाद हमें लिखना है कालांश कौन सा है। कालांश जैसे प्रथम है, उसके बाद हमको कक्षा, वर्ग, कालांश और कालांश के बाद आता है छात्र संख्या। छात्र संख्या हमने ले लिया 35। इसके बाद आपको विषय लिखना है, जैसे मैंने ले लिया हिंदी, और हिंदी में हमने लिया प्रकरण कौन सा है, प्रेमचंद्र के फटे जूते। फटे जूते, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले कक्षा लिखी, उसके वर्ग लिखा, कालांश लिखा, छात्र संख्या के विषय हिंदी प्रकरण लिखा। उसके बाद हम सबसे पहले छात्रों को सामान्य उद्देश्य से परिचित कराएंगे और बोर्ड पर हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही खड़ा होना है, ऐसे अपनी पीठ नहीं मुड़ानी है। और उसके बाद हम समझेंगे कि सामान्य उद्देश्य में छात्र जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी है उसके प्रति छात्रों के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और उन्हें हिंदी के सामान्य वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला ज्ञानात्मक होता है, ज्ञानात्मक, ये आपने देख दिया। ज्ञानात्मक में क्या होता है कि छात्र को विषय का ज्ञान होना चाहिए, उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय का जो वर्णमाला है, वर्णों को उच्चारण कैसे होता है इत्यादि उनके ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आता है भावात्मक, दूसरा आता है भावात्मक। भावात्मक में बच्चे जैसे प्रेमचंद्र के फटे जूते हैं तो उसमें उनको भाव आना चाहिए कि जो कवि प्रेमचंद्र के फटे जूते के माध्यम से क्या कहना चाहता है, तो उनको उसका भाव समझ आना चाहिए। तृतीय होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक में होता है कि छात्र इस विषय के बारे में जाने और उसके अभिनय करने में सक्षम हो सकें। इसके बाद हम आएंगे कि पाठ्य योजना इसमें कैसे बनाई जाती है, उसे बताया नहीं जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना होती है कि सबसे पहले प्रस्तावना में कि जो छात्र का पूर्व ज्ञान है उसे पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना इत्यादि होता है। तो अध्यापक जैसे प्रेमचंद्र के फटे जूते थे, तो उसके विषय में उनके समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन होता है, जिसे स्पष्टीकरण करना होता है कि हम बोलेंगे कि आज हम प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद हम आदर्श वाचन बोलेंगे। आदर्श वाचन में अध्यापक पहले पुस्तक पढ़ेगा और इसमें छात्र सुनेंगे और उसके बाद अनुवाचन होता है। अनुवाचन में अध्यापक छात्रों से पढ़ाएगा कि छात्रों को पढ़ना आया या नहीं आया। अगर छात्र गलती करते हैं तो उनका अशुद्धि संशोधन करेगा। अशुद्धि संशोधन में जब छात्र पढ़ते हैं तो उनके द्वारा की गई अशुद्धियाँ बोर्ड पर लिखना। उसके बाद हमारा आता अशुद्धि संशोधन के बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण का तात्पर्य है कि जो उन्होंने कठिन शब्दों को पढ़ने में गलती करी है उनको सुधारना। काठिन्य निवारण का तात्पर्य कि छात्रों के द्वारा की गई गलतियां जिसे उच्चारण करने में दिक्कत आती है उसका समाधान करना। इसके बाद आता है काठिन्य निवारण के बाद आता है श्यामपट्ट सार। जो काठिन्य निवारण किया है उसका श्यामपट्ट सार अर्थात अध्यापक उन्हें समझाएगा और बोलेगा कि अपनी अपनी कॉपी पर लिखो। इसके बाद बोध प्रश्न कि छात्रों ने जो पाठ पढ़ा उसके बाद अनुवाचन किया, उसके बाद उनको क्या समझ में आया, उसे बोलते हैं बोध प्रश्न। हमें उनसे बोध प्रश्न पूछना है कि पाठ को पढ़ने के बाद उसे कितने कितने समझ में आया। उसके बाद आता है इसके बोध प्रश्न के बाद अध्यापक कथन। अध्यापक कथन में आता है कि
अध्यापक कहेगा कि छात्रों, आप इस पाठ को समझ चुके हैं, प्रेमचंद्र के फटे जूते इत्यादि जो भी आप पाठ पढ़ाएंगे। और अध्यापक जब स्पष्टीकरण हो जाएगा, कथन हो जाएगा, तो उसके बाद आ जाए विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण। अध्यापक ऐसे कठिन शब्द, ऐसे शब्द उनके सामने प्रस्तुत करेगा ताकि छात्र उसमें विचार विश्लेषण हो सके। गृह कार्य। गृह कार्य में अध्यापक उस पाठ के प्रश्नोत्तर दे सकता है या इस विषय में उनका क्या मत है वो घर से लेकर आ सकते हैं, इसलिए इसे गृह कार्य कहा जाता है। गृह कार्य में छात्रों का बौद्धिक मानसिक स्तर में सुधार होता है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।